नमस्कार, सुप्रभात। तो सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात कोरोना की, तो इसकी स्पीड नहीं थम रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और कल के दिन भी राज्य में 1192 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना का आंकड़ा 37,000 के पार हो गया है। और सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं, एक बार फिर से राजधानी देहरादून में 430 नए केस, नैनीताल में 203, उधम सिंह नगर में 117, वहीं 13 मरीजों ने 24 घंटे में संक्रमण की वजह से दम तोड़ा है। तो मामले आंकड़े बता रहे हैं कि लापरवाही बहुत ज्यादा राज्य के लोग कर रहे हैं, जिसके चलते हर दिन लगभग 1000 से ऊपर आंकड़ा जा रहा है। तो जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये तय हुआ है कि जो विधानसभा का सत्र है वो 1 दिन का होगा। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है। विधानसभा भवन में सत्र हो रहा है इस बार, क्योंकि जो स्थान चाहिए, जो दूरी बनाकर विधायकों को बैठना होगा, तो ऐसे में इसको विधानसभा भवन में ही सत्र को आयोजित कराया जा रहा है। तो 23 सितंबर को केवल 1 दिन का ही सत्र होगा और प्रश्नकाल नहीं है इसमें सत्र में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ विधायक जुड़ेंगे जिनकी उम्र ज्यादा है। तो ये बड़ी खबर आई है कि 1 दिन का सत्र बगैर प्रश्नकाल के विधानसभा भवन में होगा। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुनील, पहले तो कोरोना के मामलों के बारे में बताइए, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 37,000 के आसपास कुल जो पॉजिटिव केस है उनकी संख्या पहुंच गई है। तो चिंता की बात यह भी है कि 11,000 के पार जो है वो एक्टिव केस पूरे राज्य भर में हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इन चीज़ों को मैनेज करे। डबलिंग रेट में लगातार गिरावट आती जा रही है। जो पहले 7 दिन में जो डबलिंग रेट 24 दिन के आसपास था, वो गिरकर 20 दिन के आसपास पहुंच गया है। तो लगातार जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल फुल हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून की बात करें या तमाम डिस्ट्रिक्टों में बात करें, जो भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं वो करीब करीब फुल हो चुके हैं। और इसी का असर हम देखते हैं कि जो तमाम गतिविधियां हैं, चाहे सत्र की बात करें तो सत्र पर भी इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये 1 दिन का सत्र होगा। सुनील, किस तरह की व्यवस्था है, कितने विधायक होंगे, और प्रश्नकाल भी नहीं है इसमें? तो देखिए, कल मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें ये बात उठी कि किस तरह से कोरोना काल में जो मानसून सत्र है वो किस तरह से आयोजित किया जाए। तो सूत्र बताते हैं, ये जानकारी सामने आई है कि मंत्रिमंडल ने इस बात पर यह निष्कर्ष निकाला है कि सत्र को कम करके 1 दिन का किया जाए। अन्य तमाम राज्यों का भी उदाहरण दिया गया जिन जिन लोगों ने सत्र को 1 दिन में संपन्न कराया। तो इस पर भी विचार चल रहा है, लेकिन ये फाइनल अभी नहीं हुआ है कि सत्र 1 ही दिन का होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मंत्रिमंडल इस पर अपनी सहमति जता चुका है। यहाँ पर दूसरा जो विषय था, दूसरी जो चिंता थी वो ये थी कि सत्र को किस तरह से आयोजित किया जाए, क्योंकि जो विधानसभा का भवन है वहाँ पर जगह बहुत कम है। तो कल सचिवालय में भी इसके लिए स्पेस देखा गया। जो बी चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार है, मुख्यमंत्री ने एक सुझाव दिया था कि एक बार इसको भी देख लिया जाए। तो कल मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था। लेकिन जो जानकारी आ रही है, इसमें नेता प्रतिपक्ष को ऐतराज है। उनका कहना है कि जो विधानसभा का सत्र है वो विधानसभा भवन में ही हो, चाहे वहाँ पर टेंट ही क्यों न लगाना पड़े। उनका कहना है कि विधानसभा के बाहर जाकर सत्र को आयोजित करना एक गलत परंपरा होगी, एक गलत परंपरा रखी जाएगी। तो इस पर अभी फाइनली तौर पर कोई विचार नहीं हुआ है। 20 तारीख को जब बैठक होगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष होगी, मुख्यमंत्री होगी, तो उसमें इस बात को फाइनल टच दे दिया जाएगा कि कहां पर विधानसभा का विचार, जो कई प्रस्तावन पर विचार चल रहा है, फिलहाल औपचारिक ऐलान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। तो अभी 1 दिन के सत्र को लेकर सहमति लगभग बन गई है, औपचारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा होगी। तो वहीं कल त्रिवेद कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें 30 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें पर्यटन व्यवसायियों को जो टैक्स में छूट दी जा रही है उसकी समय सीमा को 3 महीने और आगे कर दिया गया है। तो कारोबारियों को जो टैक्स की छूट मिल रही थी कोरोना के हालात को देखते हुए आगे 3 महीने तक और मिलेगी। उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखा गया है। पेयजल निगम सलाहकार प्रबंध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली को मंजूरी मिली है।
पीडब्ल्यूडी में जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं जेई, उनका वेतन 15,000 से बढ़ाकर 24,000 किया गया है, तो ये अच्छी खबर है। वहीं पूर्व सैनिकों में जेसीओ रैंक से जो नीचे लोग हैं या ऐसी महिलाएं जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, उनके घरों को टैक्स मुक्त रखने की मंजूरी है, तो उनको हाउस टैक्स नहीं देना होगा। और सार्वजनिक स्थानों पर अगर मास्क नहीं पहनते हैं और किस तरह के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसमें जुर्माने के प्रावधान को लेकर विधेयक लाने को भी कल कैबिनेट ने मंजूर किया है। तो बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त राज्य में एक साथ खड़ी हो गई हैं और इसी मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। तो कई मुद्दों पर बोले हैं मुख्यमंत्री, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री विधायकों की नाराजगी पर भी बोले। इसके अलावा जो तनख्वाह कट रही है और कोविड को लेकर सरकार आगे क्या योजना बना रही है, वो भी तब जबकि 1000 से ज्यादा केस हर दिन सामने आ रहे हैं। तो एक खास बातचीत की गई है, सुनिए। कभी ये नहीं कहा कि हमको सीएम से कोई नाराजगी है। 2-4 लोग दिल्ली गए तो आते जाते रहते हैं। मैं तो समझता हूं कि कोविड के कारण उनका आना जाना काफ़ी कम हुआ है। विधायक हो चाहे जनता हो, उनका बहुत कम आना जाना हुआ है। और विधायक तो सतत मिलते हैं। और मेरा एक रिकॉर्ड है, कोई विधायक पक्ष का हो विपक्ष का हो ये नहीं कह सकता कि हमने मुख्यमंत्री से समय मांगा और हमको समय नहीं मिला। ये तो हो सकता है कि सुबह का शाम हो जाए, शाम का अगले दिन हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री हमको उपलब्ध नहीं हुआ। मुझे भी राजनीतिक लंबा अनुभव है और मैंने तमाम देश के अनेक राज्यों में मैंने सरकारों का काम देखा है, मुख्यमंत्रियों को देखा है। मैं कह सकता हूँ कि हमने कोशिश की कि मुख्यमंत्री सबके लिए सुलभ रहे। कोई दूरस्थ क्षेत्र से आता है, उसको उसके समय की कीमत को समझते हुए उस आया है इतनी दूर से, तो कोई ना कोई बात होगी, उसको गंभीरता से हमको लेना चाहिए और हमने गंभीरता से हर बात को लिया है। वही राज्य में सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की तनख्वाह कट रही जो कोविड फंड में जा रही, इस पर मुख्यमंत्री ने किस तरह निजी जो नौकरियां हैं उनका हवाला देकर बात रखी है, वो भी देखिए। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो प्राइवेट जिन लोगों के जॉब छूट गए, प्राइवेट लोग जो काम कर रहे हैं, किसी का वेतन 40% कट रहा है महीने में, किसी का 50% तक कटौती हुई, और बहुत सारे लोगों को तमाम जो जहाँ वो जॉब करते थे उन्होंने उनको एक तरह से नौकरी से हटा दिया गया है। सरकार के सामने उनकी भी चिंता है। ये एक सकारात्मक सोच हो सकती है, यार हमको 29 दिन का वेतन हमको मिल रहा है, एक दिन का वेतन अगर हम कोविड के लिए दे दें तो क्या बुराई है, ये भी सोच सकते हैं। एक सकारात्मक सोच होना चाहिए कि हम तो कम से कम हमारी नौकरी पक्की है, हम कहीं हिलने वाले नहीं हैं। तो ये भी हमारे जो कर्मचारी, हम सबका दायित्वमंद है। देश के राष्ट्रपति दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, देश के एमपी दे रहे हैं, एमएलए दे रहे हैं। ये बन जो हमने दायित्वधारी जिनको हम बहुत कम पैसा देते हैं, 40-50 हज़ार रुपया, जिनको हम केवल मानधन के रूप में 40-45 हज़ार रुपये हम देते हैं, उनका भी 30% वो लोग भी काट रहे हैं। और कई कर्मचारियों ने अपना 15 दिन का वेतन एडवांस में दे दिया है। तो वाकई में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है ऐसे में, तब जबकि राज्य में बहुत सारे युवा लौटे हैं। तो उसको लेकर सरकार का रोड मैप क्या है, उस पर भी हमने सवाल पूछा है। सबसे पहले हम लोग राज्य में लाए बाइक टैक्सी योजना। हमने कहा 10,000 लोगों को हम ये बाइक टैक्सी योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराएंगे और उस पर 2 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा वो राज्य सरकार उसको वहन करेगी। फिर हमने सोलर फार्मिंग हम लाए, यानी कि जो खेत हमारे बंजर हो गए हैं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में तो खेती हो रही है, अच्छी खेती हमारे किसान कर रहे हैं, लेकिन जो खेत बंजर हो गए उसके लिए हम सोलर फार्मिंग योजना लाए कि अपने खेतों में आप सोलर ऊर्जा का पैदा कीजिए और उसको राज्य सरकार खरीदेगी। इसके साथ ही हमने जो चीड़ की पत्तियां हैं उससे हमने बिजली बनाने का काम, उसके हमने 36 पावर प्रोजेक्ट हमने आवंटित किए हैं। कोविड के कारण आगे उस पर अभी काम नहीं हो पाया, लेकिन 36 अवार्डेड हैं। उसके अलावा हमने 10,000 लोगों के लिए पिरूल से ही सोलर से और 25-25 किलोवाट के जो परियोजनाएं छोटी छोटी, ताकि लोग अपना रोजगार कर सकें और उनका एक आर्थिक आधार बन सके, जिससे कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
दरअसल कुछ बातचीत के अंश हमने दिखाए क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार के आज 3.5 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमने खास बातचीत की, लंबी बातचीत की है मुख्यमंत्री से। तो ये पूरा इंटरव्यू, ये पूरी बातचीत आज सुबह 10:27 पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। चमोली से विधायक महेंद्र भट्ट के साथ स्थानीय लोगों की झड़प का एक वीडियो सामने आया है, जिस पर अब विधायक की सफाई सामने आई है। विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी के काम से विपक्ष बौखला गया है, युवाओं को भ्रमित कर रहा है और युवा उनके मन में गलत भावनाएं पाले बैठे हैं, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। एक बच्चे को मोहरा बनाकर जो एमए में पढ़ाई कर रहा है और इस प्रकार से दुष्प्रचार का हथियार उसको बनाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, प्री प्लानिंग से वीडियो बनवाया जाता है। मेरे आने से पहले कैमरा फिट रहता है, मेरी गाड़ी पहुंचती है, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, उस व्यक्ति से मेरी वार्ता होती है और उसका प्रयास ये भी होता है कैसे करके मेरे पैर में लकड़ी से मुझे उलझाकर मुझे गिराया जाए, उसका वीडियो बने और बड़े प्रचार का वीडियो बने। चलिए अब कोरोना की खबरों पर एक बार फिर लौटते हैं। तो कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको देखकर ये फैसला हुआ था कि जो भी राज्य के एंट्री पॉइंट है, यानी कि वो इलाके जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं, वहां पर चेक पोस्ट में सभी का कोविड टेस्ट होगा और जो लोग टेस्ट कराएंगे उनको ही पे करना होगा। लेकिन इसके बावजूद जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां बसों में भर भर कर लोग देहरादून आ रहे हैं और कोरोना के संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। कहीं कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कहीं किसी के कोरोना के सर्टिफिकेट नहीं देखे जा रहे हैं। तो देखिए जरा कि कैसे यहाँ पर 50 से 60 रुपए में ट्रैक्टर, टेम्पो या डंपर यहाँ पर लोगों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं और चेकिंग की डर से ये लोग थोड़ा पैदल चल ले रहे हैं भले ही, लेकिन चेकिंग से बच जा रहे हैं। तो सोचिए जो इसका मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा। आशा रोड चेक पोस्ट पर कमर्शियल गाड़ियों को छूट दी गई है और इस छूट का फायदा लोग उठा रहे हैं, यानी कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उस पर लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। और जो हजार के देखें ये ट्रक है, ये कमर्शियल यूज का ट्रक है, तो इसको तो नहीं रोका जाता है, इसको आने दिया गया है। तो उसी का फायदा लोग उठाकर इन ट्रकों में, टेम्पो में भर भर कर राज्य के अंदर घुस रहे हैं। मोल लाते हैं, क्या करें बेटी, मैं एक पीछा भी नहीं, सारे भूखे बैठे बागड़ी, काम मारे नहीं बेटी, क्या करा बेटे, कमा खाओ तो फिर रोड पे रहे हम तो। दीदी मैं देहरादून से यहाँ मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, ये 20-20 रुपए लिए, कुछ दूर पैदल भी आया हूँ यहाँ से। हाँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है पैदल, पहले काफ़ी दूर पैदल चला है, तब ये गाड़ी वाले को हाथ दिया, ये 30-30 रुपए मांग रहा था, फिर 20-20 रुपए में तय हो गया, 4 बंदे थे। नहीं ऐसा नहीं, कमर्शियल वाहन तो आ सकते हैं जिसमें एसेंशियल नीड की जो सर्विसेज हैं उसके तो राज्य सरकार की तरफ से छूटेगी, आ सकती हैं गाड़ियाँ। हाँ अगर कोई उसमें बैठ के सवारियाँ आ रही है, अगर जैसा आप बता रही हैं, मेरी जानकारी भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो इसको अभी दिखवाते हैं, चेक करवाते हैं। तो ये भी हैरानी की बात है कि भर भर के आ रहे हो, जानकारी में ही नहीं है पुलिस की। बहरहाल टिहरी से खबर है जहां एक कार नदी में गिर गई। ऋषिकेश चंबा रोड पर ये दुर्घटना हुई जिसमें एक शख्स की जान चली गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो कार जो खाई में नजर आ रही है और पानी का बहाव इतना तेज है कि एक छोटा सा हादसा भी बड़ा नुकसान इन दिनों कर रहा है। उधर चमोली में गोविंद घाट के पास बलदौड़ में गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। मृतक नैन बागी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था और ऑल वेदर रोड में मजदूरी का काम कर रहा था। गुलदार के हमले के बाद काफी दूर तक नैन बागी को गुलदार घसीट कर ले गया। तो अब लोग मांग कर रहे हैं कि आदमखोर हो चुके गुलदार को पकड़ा जाए, इसे मारा जाए। राम जी। हल्द्वानी में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 54 किलो गांजा बरामद हुआ है, जो ओडिशा से हल्द्वानी लेकर पहुंचे थे और दोनों ही उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। हालांकि गांजा किसको डिलीवर करना था इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि रुद्रपुर के रहने वाले हैं और 2 सहानी बंधु उनसे ओडिशा से गांजा तस्करी का काम करवाकर उनको पैसे देते थे। तो अब उन सहानी बंधुओं की तलाश की जा रही है। एक गाड़ी वहाँ पर सेंट्रो गाड़ी मिली जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे। उनसे पूछताछ करी, उन लोगों ने कोई बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। गाड़ी की तलाशी वगैरह ली गई थी। उसके बाद जो है उसमें पता लगा कि उसमें कैविटीज़ बनी हुई थी, काफ़ी बहुत सारे खाने थे, जिसके अंदर जब देखा गया तो उसमें गांजा बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। उसको हमने फिर तौल करके देखा, लगभग 54 किलो से अधिक मात्रा में गांजा है। और पूछताछ जब कड़े से किया गया तो इन्होंने बताया कि उड़ीसा लिस्ट से लेकर के आ रहे हैं, पहले भी इसको लेकर के आ चुके थे और प्रोफेशनली तरीके से इसको अंजाम ये दे रहे थे।
और इसमें अभी तक पूछताछ में और जो प्राइमरी लेवल के एविडेंस है उसके आधार पर हमें जानकारी में आया है कि इसमें रुद्रपुर के 2 लोग हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद और बात करेंगे मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री आज पिथौरागढ़ जिले का दौरा करने वाले दोपहर 12 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां आपदा प्रभावित इलाके बरम का हालचाल लेंगे। साथ ही जिले में जो काम हो रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। तो पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील की बात करें, कई ऐसे इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बरम में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उस इलाके का मुख्यमंत्री आज दौरा करेंगे। और अब बात करते हैं नेपाल की। चीन के रहमो करम पर पल रहा नेपाल अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले नेपाल ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कुछ इलाके को अपने देश के नक्शे में दिखाया और अब देखिए उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि उसी नक्शे को अब वो अपने सिक्कों में छापने जा रहा है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन समझ चुका है कि भारत से मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन चीन के हाथ की कठपुतली बने नेपाल को ये बात समझ नहीं आ रही। नेपाल ने पहले उत्तराखंड के कुछ इलाके को अपने नक्शे में दिखाया और फिर उसी नक्शे पर नेपाल की संसद ने मोहर लगाई। लेकिन अब नेपाल इससे एक कदम आगे बढ़कर अपने यहाँ नए सिक्कों में वही नक्शा छापने जा रहा है। इसमें भारत में पिथौरागढ़ के कुछ इलाके पर उसने अपना दावा जताया है। यानी नेपाल तनाव बढ़ाने वाली ओछी हरकत कर रहा है। नेपाल जो ये कर रहा है उनका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, यहाँ वो कर नहीं पाएंगे, यहाँ के लोग उनके साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने भी गांव हैं वो गर्मियों में, जाड़ों में सब इसी इंडिया की तरफ आते हैं, तो वहाँ जाएंगे क्यों? वो कहते हैं वहाँ नहीं जाएंगे और जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर से। असल में नेपाल पिथौरागढ़ के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना बता रहा है, जबकि ये भारत का इलाका है और आजादी से पहले सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में ये साफ देखा जा सकता है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नेपाल चीन के दबाव में ऐसी हरकतें कर रहा है और नेपाल की निगरानी तेज होनी चाहिए। इंडिया को हमसे उसका कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि अगर वो गलत छाप रहे हैं तो हमने इसका जो विरोध करना था वो कर दिया है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से विरोध हो गया है, क्योंकि इसके पीछे चाइना की शरारत है। नेपाल फिलहाल चीन के इशारों पर नाच रहा है और उसी के इशारे पर भारत के इलाके को अपने नक्शे में दिखाने की गलती कर बैठा है और अब सिक्के में गलत नक्शा छापकर भारत को उकसाने वाली हरकत कर रहा है, जो आने वाले वक्त में चीन के पिछलग्गू नेपाल को भारी पड़ सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे, पौराणिक छड़ी यात्रा की हरी झंडी दिखाकर रवानगी की। इस दौरान उनके साथ जूना अखाड़ा के साधु संत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद थे और छड़ी की पूजा अर्चना की और फिर से यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हरिद्वार से रवाना हुई छड़ी यात्रा राज्य के 4 धाम समेत तमाम मठ मंदिरों का भ्रमण करती हुई 12 अक्टूबर को वापस हरिद्वार लौटेगी। तो इसका उद्देश्य है राज्य की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य की आध्यात्मिक धरोहर को दुनिया तक पहुंचाना। कोरोना काल में कई लोग अपने घरों पर लौटे, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो नई नई सोच के साथ रोजगार हासिल कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के बुढ़ना गांव के 2 युवाओं ने स्वरोजगार के लिए नई राह चुनी। रुपेश सिंह और प्रवींद्र राणा लॉकडाउन में वापस लौटे और अपने गांव के पास फतेड़ू बाजार में चप्पल बनाने वाली मशीनें लगा दी। पहाड़ में खुला ये पहला छोटा कारखाना है। कार भी नहीं है, तो इससे अच्छा ऐसा करते हैं, यही एक बिजनेस है, इसमें हम लोग चालू करते हैं। लोग तो बहुत बोल रहे थे कि नहीं चलेगा, फिर भी अब भी यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। कोई ऐसा नहीं है कि हमारी चप्पल जो सस्ती भी हैं और टिकाऊ भी हैं। शुरुआती दिनों में लोगों को उनके चप्पल बनाने का व्यवसाय कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन अब लोगों को दूसरी कंपनियों की तुलना में सस्ती चप्पलें मिलने लगी, तो आसपास के बाजारों से भी डिमांड बढ़ने लगी है। साहब पहली बार जो है हमारे पतलू में लोकल मार्केट में बच्चों ने अपनी चप्पलों की जैसे शुरुआत की है, काफी अच्छा लग रहा है। एक तो हमें किफायती दर पर मिल रही है। लागत लगी है 3-3.5 लाख के करीब ऊपर ही लगा है और यहाँ पे मार्केट तो बहुत बड़ी है। यहाँ पे उतना अभी जितना यहाँ पे लगता है मार्केट में उतना नहीं हो पा रहा हमारे पास, लेकिन दिन की 200-250 जोड़ी हम डेली निकाल रहे हैं और यहाँ पे मतलब मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है।
दोनों प्रवासियों ने अपने खुद के संसाधनों से करीब 3 लाख रुपए खर्च कर ये कारखाना लगाया है, जिसमें रोजाना 250 से 300 जोड़ियां चप्पलें बनाई जा रही हैं। सस्ती होने के साथ साथ इनकी चप्पलों की मांग अब बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। और आइए कुछ खबरें देखेंगे रफ्तार से। उत्तरकाशी में केदारनाथ रूट पर जोशियाड़ा पुल को मरम्मत के बाद खोल दिया गया। जर्जर हालत में की वजह से 16 फरवरी से पुल बंद था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंपावत में बेरोजगारों के समर्थन में पकौड़े तले, तो वहीं लोहाघाट में चाय बनाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी गई। चमोली के गोपेश्वर में कांग्रेसियों ने बेरोजगारी दिवस मनाया और पदयात्रा निकालकर विरोध किया। नैनीताल में सर्वजन स्वराज पार्टी ने राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टिहरी में एक दिव्यांग शख्स ने स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।